हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हों, मस्त हों और पढ़ाई में व्यस्त हों। तो प्रिय दर्शकों, आज की टॉपिक है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बार वृत्त के बारे में जान लेते हैं कि वृत्त होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यदि आपके पास कॉपी और कलम नहीं ओपन किए हैं या फिर नहीं है तो जल्दी से जल्दी जाइए, तुरंत जाइए और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। साइंस की जो क्लास होती है वह बिना कॉपी कलम के काम नहीं आने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं वृत्त के बारे में। सर्कल क्या होता है वृत्त? जब हम किसी समतल पृष्ठ पर, फ्लैट सरफेस एरिया पर, जब हम किसी समतल पृष्ठ पर किसी भी एक बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ चाप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक आर्क लगा देते हैं, चाप लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो फिगर बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर बात कर ले रहे हैं, जैसे यही है, हम एक फिगर तो पहले से ही बना दिए। मान लीजिए ये केंद्र है, यहाँ से केंद्र क्या मान करके, एक सेंटर मान करके इसके चारों तरफ ये जो लगा रहे हैं, ये जो लगाया गया है इसको हम चाप बोलते हैं। अब ये एक पूरा एक चक्कर लगा दिया गया, बंद घेरा बना दिया है, इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, सरकमफेरेंस बोलते हैं। समझिए ना आप लोग, क्या बोलते हैं? परिधि यानी कि सरकमफेरेंस बोलते हैं। अब इसके बाद केंद्र से परिधि के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन सब टर्म्स का उपयोग आगे मिलेगा। रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या हो गई, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, अब ये जो चाप लगाया जाता है, चाप क्या हो जाएगा? जो भी खंड रहेगा, परिधि का जो भी एक खंड रहेगा, जितना भी खंड आप कर दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं, वही क्या कहलाएगा? चाप। यहाँ से यहाँ तक चाप कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक चाप कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक चाप कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब जितना भी खंड आप बना लें वो आपका क्या हो जाएगा? एक चाप कहलाएगा। पूरा एक बंद जो चाप होता है उसको हम बोल देते हैं परिधि। अब इसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। क्या होता है, हम आज टॉपिक में पढ़ेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, आप लोग मेले वगैरह में तो गए ही होंगे, क्यों गए कि नहीं गए? चलिए ठीक है, सबसे बड़ा वाला झूला तो आप झूले ही होंगे। देख करके एक बार अगर जो उसको फोबिया है तो वो उससे डरने लगता है कि नहीं हम नहीं झूलेंगे, लेकिन जिसको एंजॉय आता है तो वो ललायत होता है कि हम झूले पर बैठ करके झूलेंगे। तो जो सर्कल वाला जो झूला होता है, गोल गोल जो घूमता है, वही क्या होता है, उसको अगर हम बात करें तो वो आपका एक वृत्ताकार गति हो जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए कि आप ही हैं, कोई उद्दंडता कर रहे हैं। अब आपके घर परिवार वाले आपको किसी क्या है, एक रस्सी से बांध दिए हैं, है ना, एक रस्सी से एक कमरे में बांध दिए हैं बीच में करके। अब बोल दिया गया है कि आपको इसी भी कमरे में क्या कर रहे हैं, घूमना है। तो आप क्या करेंगे, रस्सी से खींच करके ज़्यादा दूरी तक, जहाँ तक भी आप घूम पाएंगे, वही आपकी क्या हो जाएगी, एक वृत्तीय गति होगी। क्या होगी? वृत्तीय गति। तो यानी कि इसको हम अपनी टर्म से समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु है, ठीक, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु है, वह केंद्र के चारों तरफ एक सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार पथ पर अगर गति कर रहा है, कोई भी वस्तु जब केंद्र के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर गति करे, इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे वृत्तीय गति के बारे में। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, वृत्तीय गति से संबंधित आप लोगों को और भी टर्म्स बता दे रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर। चलिए मान लेते हैं कि कोई वस्तु है वह ए बिंदु पर है। कहाँ पर है? ए बिंदु पर, यहाँ पर है।
अब इसके बाद ये यहाँ से कहाँ जा रही है, बी बिंदु पर जा रही है। तो यहाँ पर इस रास्ते पर जो जा रही है, तो ध्यान रखिएगा, इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे, इस रास्ते पर जो जा रही है, यानी कि कोई भी रास्ता है, कोई भी वस्तु जब किसी सरल रेखीय मार्ग पर क्या कर रहा है, एक सीधे रास्ते पर गति कर रहा है, ठीक है, सीधे मार्ग पर गति कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति बोलते हैं। आप लोगों को लीनियर मोशन देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन। अब कोई भी व्यक्ति है ए बिंदु से बी पर जा रहा है, अगर इस रास्ते पर जा रहा है, इस रास्ते से होते हुए जा रहा है, इस रास्ते पर जो उसकी गति होगी उसको हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। अब क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति में जाहिर सी बात है कि सरल रेखीय का सब टर्म्स यूज होगा, त्वरण भी सरल रेखीय का यूज होगा, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ से जब व्यक्ति चलना स्टार्ट किया तो उसका जो है कि क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है, मान लीजिए कि टी समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, टी समय लग रहा है। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय कर रहा है वह हम मान लेते हैं यस दूरी तय कर रहा है। कितना दूरी तय कर रहा है, यस दूरी तय कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं मेन टर्म्स की तरफ। तो आप लोग देख रहे हैं कि व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, वह इस रास्ते पर विस्थापित हो रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह से इस रास्ते से होते हुए जा रहा है। अब क्या करते हैं, हम केंद्र पर देखते हैं। व्यक्ति यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो केंद्र पर भी उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही है, जाहिर सी बात है दिशा परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पर है व्यक्ति, यहाँ पर है तो उसकी दिशा इस दिशा में, और जब यहाँ आ जाएगा तो उसकी दिशा इधर आ जाएगी, ठीक। तो अब ए से यहाँ पर बिंदु ओ को मान लीजिए, ये बिंदु ओ हो गया, ए से ओ को मिला लीजिए, ओ से बी को भी मिला लीजिए, तो ये आपकी बन जाती है त्रिज्या, ठीक। तो इन दोनों त्रिज्याओं को जब मिलाते हैं तो इस तरह से देखने के बाद क्या पता चलता है कि यहाँ पर कोणीय भी क्या हो रही है, विस्थापन हो रहा है। यहाँ पर रास्ते पर व्यक्ति द्वारा गमन करते हुए केंद्र पर भी व्यक्ति द्वारा विस्थापन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। एक बार समझ लीजिए आप लोग, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, ध्यान दीजिएगा। कोणीय विस्थापन, ठीक। जब कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसके साथ साथ उसके केंद्र पर भी विस्थापन होता है, उसके साथ साथ उसके केंद्र पर भी विस्थापन होता है। उसी विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। अब ये जो कोणीय विस्थापन होता है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। कोणीय विस्थापन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जाहिर सी बात है जब कोणीय विस्थापन हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टी समय लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी जाने में वही टी समय ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर विस्थापन भी हो रहा है, समय भी लग रहा है, तो समय और विस्थापन इन दोनों का जो अनुपात होगा वह क्या कहलाएगा, वेग कहलाता है। जाहिर सी बात है कि केंद्र पर भी उसका वेग हो जाएगा, जिसका नाम दिया जाता है कोणीय वेग। क्या नाम दिया जाता है, कोणीय वेग। एक और टर्म्स के बारे में जान लीजिए आप लोग, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, प्रत्येकांक समय में, कितने में, प्रत्येकांक समय में केंद्र पर किए गए कोणीय विस्थापन को, प्रत्येकांक समय में केंद्र पर किए गए कोणीय विस्थापन को क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। अब इसके बाद ये जो कोणीय वेग होता है इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कोणीय विस्थापन थीटा क्या होता है, कोणीय वेग ओमेगा क्या होता है, दो टर्म्स के बारे में बता दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है, आप लोगों को एक रेखीय वेग में आपका, यानी कि रेखीय वेग जिसको हम बोलते हैं वेग, सीधी बात बोल देते हैं वेग, रेखीय वेग या वेग बोल देते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा।
ठीक है। प्रत्येकांक समय में इसके बारे में भी थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं, नहीं पता को तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेखीय वेग या सामान्य वेग जिसको हम बोलते हैं, सामान्यतः वेग ही बस केवल बोल देते हैं। तो वेग क्या होता है, ध्यान रखिएगा, प्रत्येकांक समय में, कितने में, प्रत्येकांक समय में किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा प्रत्येकांक समय में किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, रेखीय वेग कहलाता है। अब ये जो रेखीय वेग होता है वह v से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, v से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब रेखीय जो वेग है वह जो है कि क्या होता है, यह एक सदिश राशि है, ठीक, ये सब भी सदिश राशियां ही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन ये सब जो कंडीशन है यहाँ पर, ठीक, तो ये राशि से थोड़ा सा अलग आ जाता है, ये आप लोग आगे क्लास में सीख पाएंगे, समझिए ना। तो चलिए आगे की बात हम करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, सुनिए ना। अगला जो टॉपिक होगा वह रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, इस बारे में बात करेंगे। तो ये सब अब टर्म्स के बारे में आप लोग जान गए होंगे मुझे लगता है, और जो जो हम परिभाषा बताए हैं आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ क्या होता है। मुझे लगता है कि ये चीज़ भी, ये फिगर भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। चलिए एक बात आप लोगों को ये याद दिलाने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग खुद समझदार हैं क्या, कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए प्लीज़। आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जाता है, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक और टर्म्स की तरफ, क्या, वृत्तीय माप की तरफ। एक और टर्म्स आ जाता है इसमें, वृत्तीय माप। क्या आ जाता है, वृत्तीय माप। वृत्तीय माप क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। वृत्तीय माप क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ये जो कोणीय विस्थापन होता है और ये जो आर्क लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, आर्क मतलब चाप लगाया जाता है, कोणीय विस्थापन और ये जो चाप लगाया जाता है, ठीक। और ध्यान रखिएगा ये जो आपकी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। कुछ इन सब से संबंधित जो है कि क्या होता है, वृत्तीय माप ही होता है, तो ठीक है। तो वृत्तीय माप क्या हो जाएगा, क्या होता है, ये जो चाप लगाया जाता है, चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय माप कहते हैं। चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय माप कहते हैं, जिसको हम कोणीय विस्थापन भी कहेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन भी कहते हैं इसी को ही, कोणीय विस्थापन भी इसी को ही कहते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग। एक बार फिर से, लगाया गया है चाप, यानी कि व्यक्ति या फिर कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक गया तो जाहिर सी बात है कि पथ पर वो चाप लगाया, ठीक है। लगाया गया चाप और केंद्र से जिस बिंदु पर था या जिस बिंदु पर आ जाता है, इनकी त्रिज्या, उसके बीच की दूरी जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या, ठीक। लगाया गया चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, चाहे वृत्तीय माप ले लीजिए, चाहे इसको हम क्या बोल देते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि जो लगाया गया चाप है, चाप ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाप ए बी बटे त्रिज्या क्या है, ओ ए है या ओ बी कर लेते हैं, ओ ए, ठीक। तो वृत्तीय माप या कोणीय विस्थापन को हम थीटा से लिख लेते हैं। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर चाप ए बी। चाप ए बी क्या है, चाप ए बी क्या होगा, दूरी यस ही तो है, चाप जो ए बी है वह क्या है, दूरी यस है। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यस बटे आर हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यस बटे आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, कोणीय वेग को लिख लेते हैं। किसको, कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या हो जाता है, कोणीय वेग को हम किससे लिखते हैं, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ, ओमेगा से। किससे लिखते हैं, ओमेगा से। तो कोणीय वेग आप लोग को बताए हैं कि प्रत्येकांक समय में किया गया कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। तो कोणीय विस्थापन कितना है, थीटा, कितना है, थीटा बटे
समय कितना लग रहा है, टी लग रहा है, समय कितना लग रहा है, टी लग रहा है, यानी ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 से ले लेते हैं, किसे, समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से ले लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, थीटा बराबर यस अपान आर हो जा रहा है, ठीक। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा प्यारे स्टूडेंट, ओमेगा बराबर थीटा की जगह यस बटे आर रख लेते हैं, यस अपान आर होल अपान टी। इसको हम मिलाते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिल जा रहा है, यस अपान आर इंटू टी हो जा रहा है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। अब इसके बाद इधर देख लीजिए, रेखीय वेग के बारे में अगर बात करें, यानी कि सामान्य वेग जिसको बोलते हैं, इसको हम रेखीय वेग ले लेते हैं। रेखीय वेग, रेखीय वेग को किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं, स्मॉल v से, ठीक। तो रेखीय वेग यानी कि सामान्य जो वेग होगा v बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे, या जो हम रेखीय विस्थापन कर लेते हैं, विस्थापन बटे समय अंतराल या समय, यानी कि t हो जाएगा। तो विस्थापन कितना है, यहाँ से यहाँ तक, रेखीय वेग यानी कि इस पथ पर कितना विस्थापित हुआ था, यस हुआ था, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, यस बटे समय कितना लग रहा है, टी लग रहा है, ठीक। यानी कि क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू यस अपान टी हो जाएगा, ठीक है, v इज इक्वल टू यस अपान टी। अब यहाँ से समीकरण 2 से देख लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एकदम सिंपल सा है, समीकरण 2 से, ठीक। अब क्या होता है, ओमेगा बराबर, ओमेगा इज इक्वल टू यस अपान आर इंटू टी है। तो ये जो यस अपान टी है, ये यस अपान टी बराबर क्या है, v, यस अपान टी बराबर क्या, v, ठीक, यस अपान टी बराबर v। तो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपान बच क्या रहा है, r बच रहा है, क्या बच रहा है, r, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू v अपान r हो गया, एक फार्मूला ये मिल गया, एकदम सिंपल सा, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, और अथवा एक और फार्मूला बना लेते हैं, तो v, ये क्या है, इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, इधर नीचे है उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, यानी कि v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ओमेगा इंटू आर मिल जाएगा, ओमेगा इंटू आर। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो सरल रेखीय वेग होता है वह कोणीय वेग और त्रिज्या का गुणनफल होता है। सरल रेखीय वेग कोणीय वेग और त्रिज्या का क्या होता है, गुणनफल होता है, एकदम सिंपल सा मिल गया आप लोगों का, ठीक। तो प्रिय दर्शकों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर लीजिए, और अंगूठा दबाना तो मत भूलिए, समझिए ना, अंगूठा दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेहनत लगती है भाई। इसको आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करिए अपने दोस्तों में, जल्दी से जल्दी शेयर करिए, ठीक। आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक। तो आज के दिन बस इतना ही, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।